Hello, children. Today we are going to start class 9 science chapter. चैप्टर का नेम क्या है? शेल है. शेल मतलब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इसकी सीरीज हमने कल ही स्टार्ट कर दी थी. हमने कल वाले लेक्चर में जो बेसिक हमारा इंफॉर्मेशन है सेल से रिलेटेड उसको हमने देख लिया था. ठीक है, हमने देखा था कि जो सेल की डिस्कवरी है कैसे हुई थी, किन्होंने की थी. इसके अलावा जो लिविंग सेल्स है उनको किन्होंने खोजा था, किन्होंने डिस्कवरी की थी उसकी, है ना. और जो प्रोटोप्लाज्म हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है और जो न्यूक्लियस है ना, वो उन सब की जो डिस्कवरी है उसको किन्होंने की थी, ये सब देख चुके थे हम. ठीक है, इसके अलावा जो मैंने ये बताया था जो लार्जेस्ट सेल होता है ना, ये क्या होता है. और जो स्मॉलेस्ट सेल एंड लॉन्गेस्ट सेल जो है वो क्या होती है, इसके बारे में हमने बताया था. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्लांट्स वर्सेस एनिमल सेल्स, है ना. ये होता क्या है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, और इसके अलावा जो सेल के जो मेन पार्ट्स है, क्या क्या मेन पार्ट्स होंगे मैंने कल ही बता दिया था. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, और न्यूक्लियस, जिसको हम हिंदी में केंद्रक बोलते हैं. और ये क्या होता है, इसके पास कंटेनिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, मतलब इनमें डीएनए पाया जाता है. और न्यूक्लियस क्या होता था, ब्रेन ऑफ द सेल हुआ करता था. ठीक है, इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है वो भी क्या है, सेल के अंदर का मेजर पार्ट है. इसके बारे में हम सब देखने वाले हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पहले क्लियर कर चुके हैं. यहाँ पर देख सकते हैं सेल क्या होती है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. ओके, और डिस्कवरी किन्होंने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में. कॉर्क ने की थी. कॉर्क कैसा दिखता था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जैसे दिखता था. ठीक है, और वो क्या होता था, कॉर्क क्या है, कॉर्क किससे हमको मिलता था, और जो पेड़ों की छाल होती थी, बार्क होता था, उससे हमको कॉर्क मिलता था. कॉर्क क्या है, डेड सेल है. ठीक है, डेड सेल. और जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने जो सेल की खोज की थी वो कैसा सेल था, मृत सेल था, मृत कोशिका थी, मतलब डेड सेल था. ओके, और जो लिविंग सेल है उसकी खोज किन्होंने की थी, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने की थी. यहाँ तक आप सबको क्लियर है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. जो मेजर पार्ट ऑफ सेल है, मतलब सेल के अंदर जो मेजर पार्ट है वो क्या क्या होता है, तो मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अभी मैं डायग्राम के साथ इसको पूरा डिस्कस करूंगी. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, और जो न्यूक्लियस है उसको कहाँ पे होता है, और साइटोप्लाज्म क्या है. मैंने यहाँ पर साइटोप्लाज्म बताया था. साइटोप्लाज्म क्या होता था, जो सेल के अंदर, ये हमारा मान लो सेल है ना, और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस. यहाँ पर बीच में सेंटर पे न्यूक्लियस है, और यहाँ जो आजू बाजू भरा हुआ है ना चारों तरफ ऐसा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोल, एक सेकेंड, जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता था इसको हम क्या बोले हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के आउटसाइड जो भी मटेरियल होगा, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा, फ्लूइड लाइक कंटेंट होगा, उसको हम बोलेंगे क्या, साइटोप्लाज्म बोलेंगे. क्लियर है यहाँ तक. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, सेल की जो चारों तरफ ये जो पतली सी लेयर है, ठीक है, ये जो लेयर होगी चारों तरफ, जो, एक सेकंड यार, जो लेयर होती है यहाँ पर, है ना, फिर मैं से बना देती हूँ. यहाँ पर ये जो लेयर है वो क्या है, यहाँ पर थोड़ा गलत बन गया है ना, ऐसा नहीं होगा. तो ये क्या आप समझ जाना, यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, सेल के चारों ओर क्या होगा, कवरिंग पार्ट होगा. ठीक है, यहाँ पर देखो, आउटर कवरिंग दैट सेपरेट्स द सेल कंटेंट्स फ्रॉम इन्वायरमेंट. ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्लाज्मा झिल्ली और इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ तक क्लियर हुआ. मैंने बस इतना बताया अभी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कहाँ पर होगा, सेल के आउटर मोस्ट, मतलब बाहर वाले पार्ट में, मतलब बाहर वाला इलाका होगा ना, बाहर में पतली सी झिल्ली होगी, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली. और जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के बीचों बीच जो होगा वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. और इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होगा. ठीक है, इसके अंदर वाले पार्ट को हम, एक छोटा सा और पार्ट होता है न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस. ठीक है, और साइटोप्लाज्म में मैंने बता ही दिया कहाँ होता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड इनसाइड द प्लाज्मा. क्लियर है. ओके, अभी हाँ देखते हैं. अब तो मैंने, अब आपको बता देती हूँ मैं यहाँ पर साइटोप्लाज्म क्या होगा. यहाँ पर जो येलो वाला पार्ट है, जो पूरा येलो वाला पार्ट है वो क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म है. ठीक है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है. और जो अंदर ये दिख रहा है, ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियोलस है. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियोलस. ठीक है, और ये जो बड़ा सा पार्ट है ब्राउन कलर का या रेड कलर का, वो क्या है, न्यूक्लियस है. ठीक है, यहाँ पर पूरा नेम यहाँ पर मैंने मेंशन कर लिया, आपको यहाँ पर अब क्लियर ही हो गया होगा. ठीक है, और यहाँ पर जितने पार्ट्स तुमको दिखाई दे रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल्स है, माइक्रोट्यूबुल्स है, ये क्या है, एक सेल का ऑर्गेनेलिस है. मतलब सेल में जितने भी ऑर्गेनेलिस होते हैं, जिसको हम कोशिकांग बोलते हैं हिंदी में,
उसके बारे में हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम फिलहाल इसमें हम देखेंगे प्लांट वर्सेस एनिमल सेल्स, मतलब प्लांट और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है, उनमें क्या क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और हम क्या देखें, मेजर पार्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। अभी मेजर पार्ट कहाँ कहाँ होता है, मेजर पार्ट में क्या आ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, साइटोप्लाज्म आता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस आता है, उसको मैंने बता ही दिया यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम प्लांट वर्सेस एनिमल सेल्स, है ना। अब ये क्या है, प्लांट सेल्स क्या होती है, प्लांट सेल्स में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेजर डिफरेंस आपको याद रखना है सेल वॉल का। ये जो सेल वॉल है ना, वो कहाँ होगा, किसके पास होगा, केवल और केवल किसके पास होगा, प्लांट सेल के पास ही होगा, ठीक है। जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल्स में नहीं होता। यहाँ पर देखो सेल वॉल इज अब्सेंट, ठीक है। और जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, अब यहाँ पर जो वैक्यूल होगी प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल होगा, वैक्यूल को हम हिंदी में रिक्तिका बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, प्लांट में लार्ज होगा, कैसा होगा, लार्ज होगा, ठीक है। लार्ज वैक्यूल होगा। यहाँ पर वैक्यूल कौन सा है, ये वाला है, ये जो बड़ा सा दिख रहा है ना, ये बड़ा सा ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, वैक्यूल्स है, यहाँ पर देखो, ठीक है। ये क्या है, वैक्यूल्स है, क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो जो वैक्यूल्स है इसमें बहुत छोटा होता है और नहीं भी होता है, ठीक है। तो तुमको इतना याद रखना है, जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होगी, लेकिन जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में नहीं होगी। और वही जो वैक्यूल है, लार्ज लार्ज वैक्यूल कहाँ होगा, प्लांट सेल में होगा। और जो एनिमल सेल है उसमें जो वैक्यूल होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जो क्लोरोप्लास्ट, हाँ अब तुम ये बता सकते हो जो क्लोरोप्लास्ट है, मतलब तुम जानते हो भी हो, जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ पर होगा, प्लांट सेल में होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्लांट्स खुद का मतलब खुद फूड बनाते हैं ना, मतलब खुद भोजन बनाते हैं, अपना खुद खाना बनाते हैं। जो लेकिन एनिमल सेल है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो ऑफ कोर्स उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके पास क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट के बदले सेंट्रियोल होगा। अभी सेंट्रियोल क्या होती है, इसको मैं यहाँ पर सेल डिवीजन में बताऊंगी, ठीक है। जो हमारे चैप्टर में इंक्लूडेड है उसको भी हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर तुम देख सकते हो जो सेंट्रियोल है यहाँ पर होगा, ये जो दिख रहा है ना, बंडल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, सेंट्रियोल्स, ये क्या होती है, सेंट्रियोल्स होती है। ये क्या करता है, ये सेल डिवीजन में मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। तो तुमको इतना याद रखना है, ठीक है। डिफरेंस क्लियर हो गया। मैंने क्या बताया, प्लांट सेल में क्या होगा, सेल वॉल होगा और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगी, क्लोरोप्लास्ट होगी, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो एनिमल सेल है उनमें सेल वॉल एब्सेंट होगा और जो वैक्यूल्स है वो स्मॉल होगी, छोटी पाई जाएगी। और सेंट्रियोल क्या होता है, प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, लेकिन सेंट्रियोल जो है वो प्लांट सेल में मौजूद नहीं होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है। अब तुम यहाँ पर डायग्राम देखो, ठीक है। खैर डायग्राम में मैंने यहाँ पर तो क्लियर कर ही दिया है तुमको, ठीक है। और बाकी सब चीजें इसमें होंगी, जैसे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में ही जो ऑर्गेनेलीज है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, गोल्गी अपर्चस, ये सब क्या होंगे, पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जो मेजर डिफरेंस है वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमने बताया मेजर पार्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला मेजर पार्ट क्या हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और जो क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस, इन तीनों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या चीज, मैंने बता दिया, जो सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग वाला पार्ट होगा वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खासियत क्या क्या है, ये क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब कि ये जो प्लाज्मा, ये अंदर वाला पार्ट क्या है, ये सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये क्या करेगा, इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सम मटेरियल्स। अब इसको हम सिलेक्टिवली परमेएबल क्यों बोल रहे हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य बोलते हैं ना, चयनात्मक पारगम्य बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कुछ चीजों को ही अंदर और बाहर जाने देती है, सेल के अंदर और बाहर केवल कुछ ही चीजों को आने जाने देती है, ठीक है। ये सभी चीज को अंदर आने और बाहर जाने नहीं देती है, सेल के अंदर आने नहीं देती किसी चीज को, पूरी चीज को, और जो सेल के बाहर किसी चीज को जाने भी नहीं देती, ठीक है। और ना ही आने देती है, पूरी चीज को बोल रही हूँ मैं, बस केवल सम मटेरियल्स, मतलब ओनली सम मटेरियल्स क्या कर सकते हैं, एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं सिलेक्टिवली परमेएबल बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेएबल होती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, क्लियर है। यहाँ पर देखो, दिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस,
इसीलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। अब ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है हार्मफुल सब्सटेंस को अंदर आने से, ठीक है। तो यही चीज है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको इतना याद रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब देखते हैं अब इनका फंक्शन क्या होगा। अब फंक्शन क्या होता है, अब मैंने बता ही दिया। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल के अंदर कुछ ही चीजों को आने देती है, ये प्रिवेंट करती है हार्मफुल सब्सटेंस को। तो ऑफ कोर्स क्या करेगा वो, प्रोटेक्ट ऑफ सेल कंपोनेंट्स, मतलब सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है, जितने भी ऑर्गेनेलीज है, उसको क्या करिए, वो प्रोटेक्शन देने का काम करिए। क्लियर हुआ। अब मेंटेन द शेप ऑफ सेल, अब ये क्या करती है, सेल के शेप को मेंटेन करती है। सेल का जो भी साइज होता है, जैसे प्लांट सेल में दिखते हैं फिर एनिमल सेल में दिखते हैं, ठीक है। तो उनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, मेंटेन करती है सेल की शेप को, सेल की मतलब कोशिका के आकार को ये क्या करती है, मैनेज करके चलती है, ठीक है। मेंटेन बनाए रखती है, क्या बोलते हैं उसको, मेंटेनेंस बनाए रखती है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, फैसिलिटीज ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो ये मतलब न्यूट्रिएंट्स का क्या कर, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब कैसे करेगी ये तुम आगे देखोगे, तो आपको उसको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, हाँ मैंने तो बता ही दिया, जो प्रोटेक्ट द सेल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये मेजर जो फंक्शन है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हैं, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। मैंने क्या बताया, एक बार और रिवाइज कराती हूँ। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, और इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्ट मतलब दिस प्रोटेक्ट इट्स प्रोटेक्ट्स द सेल कंपोनेंट्स एंड मेंटेन्स द शेप ऑफ द शेल एंड फैसिलिटी प्रोवाइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ये काम है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब एक यहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना। इसको किन्होंने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। अभी सिंगर या निकोलसन कौन है, ये साइंटिस्ट है। इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए एक मॉडल दिया, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोल रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखो, the membrane is a lipid bilayer with proteins embedded like a mosaic। यहाँ पर मैंने क्या बोला, इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो लिपिड की दो परतें होंगी, मतलब लिपिड की बाइलेयर होगी, ठीक है। ये जो है ना, ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, गोल गोल स्ट्रक्चर जो है, ये क्या है, लिपिड की दो लेयर है। एक लेयर ये पहली वाली हो गई, और ये दूसरी लेयर ये क्या हो गई, ये भी मतलब कि इसमें लिपिड की दो लेयर होगी। इस मतलब जो सिंगर और निकोलसन है, उन्हें अपने मॉडल में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताया, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो क्या होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है, उसमें लिपिड की बाइलेयर होती है, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है वो क्या है, ये प्रोटीन है। यहाँ पर देख सकते हो तुम, ये क्या है, प्रोटीन है। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है तुमको, जैसे कि ये जो प्रोटीन है ना, उसमें क्या है, ये दोनों बाइलेयर लिपिड है, बाइलेयर मतलब लिपिड की जो बाइलेयरिंग है, दो लेयर है, उसमें क्या है, लिपिड क्या सॉरी प्रोटीन क्या है, बीच में धंसा हुआ है, ठीक है। इसी वजह से इसको एक और नाम देंगे हम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, जैसे कि समुद्र में कोई आइस जो है वो क्या है, तैर रहा है ना, ये नाम देते हैं हम, ठीक है। आइस क्यूब करके हम नाम देते हैं इसको, इसी वजह से। ये क्या है, क्यूब है, मतलब क्यूब नहीं है, मतलब क्यूब जैसे हमको दिख रहा है, ठीक है। और ये क्या है, समुद्र की लहरी है ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हम इसको बोलते हैं आइस वाटर, क्यूब ऑफ आइस वाटर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इसमें हमको क्या पता चला, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है, और प्रोटीन इसमें बीच बीच में धंसे होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। लिपिड्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। अब लिपिड का इसमें क्या काम क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको उसमें जो लिपिड है वो क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। और ये क्या करती है, अलाउ करती है सेल टू इनगल्फ फूड, है ना। हाँ, अब जो सेल मतलब सेल के अंदर जो भी फूड आएगा, जो भी मटेरियल आएगा, उसको क्या करती है, इनगल्फ करने का काम करती है। मतलब कि एंडोसाइटोसिस बोलते हैं इसको, एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर चीजों को लेना, ठीक है। एंडो मतलब अंदर होता है, साइटोसिस मतलब एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर की चीजों को निकाल लेना, इनगल्फ कर लेना। क्लियर हुआ। तो ये क्या करेगी, जो लिपिड है वो क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर हुआ। यहाँ पर तुमको इतना ही याद रखना है, जो स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन है उसको किन्होंने बताया, एक मॉडल देके, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दे करके, किन्होंने प्रपोज किया था, सिंगर और निकोलसन ने किया था। इन्होंने बताया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो उसमें लिपिड की बाइलेयर होती है, मतलब बाइलेयर मतलब लिपिड की दो लेयर होगी, ठीक है। आप तो मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आप।
और जो प्रोटीन्स है उसमें क्या होते हैं, बीच बीच में धसे होते हैं। क्लियर हुआ? ओके। ये जो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, वो किसका हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो गया, यहाँ पर साइटोप्लाज्म। ठीक है, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ना। ये फिगर इसके बारे में नहीं बता रहा है, इसके नीचे क्या है, साइटोप्लाज्म होगा करके यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर, अरे यार क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो, छोड़ो इसको, मैं आगे बताऊंगी। अब यहाँ पर देखो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होती है। अब इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मैंने बताया सिलेक्टिवली परमेबल होती है, लेकिन केवल कुछ ही चीजों को अंदर और बाहर जाने देती है। ठीक है, अब इसमें जो ट्रांसपोर्ट के तरीके हैं, 3 तरीके पढ़ते हैं आप, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपको क्लास 9 में इसका केवल कॉन्सेप्ट समझना है, मतलब इसके अंदर एकदम डीपली नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, इसमें आपको समझना है डिफ्यूजन होता क्या है ना, ऑस्मोसिस क्या होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती क्या है। अब यहाँ पर देखो, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होगा, डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, एक इनएक्टिव प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस है ये, डिफ्यूजन इनएक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखते जा रही हूँ, इनएक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, क्या है, इनएक्टिव प्रोसेस है। जो डिफ्यूजन है वो इनएक्टिव प्रोसेस है। अब इसमें क्या होगा, जो भी मटेरियल होगा उसका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन में गाइस, आपको इसी को याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सब्सटेंस का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा। मतलब जैसे कि यहाँ पर सेल बनाती हूँ मैं, ठीक है, सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है सब्सटेंस, हाई कंसंट्रेशन सब्सटेंस है, मैं हाई को H लिख रही हूँ और लो को L लिखूंगी। ठीक है, यहाँ पर जो सेल के अंदर क्या है, बाहर हाई कंसंट्रेशन है। अगर मतलब ये कंडीशन की बात हो रही है ना, कंडीशन पहला हमारा क्या है, हाई कंसंट्रेशन कहाँ है, सेल के बाहर है, और अंदर क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो जो भी सब्सटेंस है उसका मूवमेंट कहाँ होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर एरो आप देख सकते हैं। मैंने क्या बताया, डिफ्यूजन में जो भी सब्सटेंस है उसका जो मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा। इसके अलावा अगर सेल के अंदर हमारा हाई कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, और बाहर क्या होता है, लो कंसंट्रेशन होता है, तो क्या होगा, मैंने क्या बताया, डिफ्यूजन में जो सब्सटेंस है उसका जो मूवमेंट है वो कहाँ होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा। तो आपको ये याद रखना है, जो डिफ्यूजन है क्या है, वो इनएक्टिव प्रोसेस है। और जो भी सब्सटेंस है ना, जैसा कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये क्या है, इनका जो मोमेंट होना है वो कैसे होना है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होना ही है। क्लियर हुआ? जैसे कि आप एग्जांपल देखो यहाँ पर डिफ्यूजन में, ठीक है, देखो डिफ्यूजन की एग्जांपल, मैंने कई सारे एग्जांपल यहाँ पर, जैसे 2 एग्जांपल का दिया है यहाँ पर, और भी मैं बताऊंगी। ठीक है, इसमें सबसे पहला यहाँ पर देखो, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया, मैंने बता ही दिया। अब यहाँ पर एग्जांपल देखो, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन इन सेल्स। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि हमारे बॉडी की बात करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में जो एल्वोलाई होती है ना, हम पढ़ेंगे वो सब क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम है हमारा, ठीक है, जो श्वसन तंत्र है, उसमें हम पढ़ते हैं एल्विलाई स्ट्रक्चर। एल्विलाई में क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होगा, विनिमय होगा, एक्सचेंज होगा। तो कहाँ होता है, एल्विलाई में होता है। अब कैसे होता है, जैसे कि हमारी जो जो भी ऑर्गन्स है उसमें अगर CO2 की मात्रा ज्यादा है ना, मतलब CO2 की मात्रा ज्यादा है या फिर CO2 का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है, ठीक है, तो वो कहाँ होगा, मतलब CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब हाई है, तो वो जो उसका जो मूवमेंट है वो कहाँ होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब CO2 जहाँ कम होगा उसका मूवमेंट वही होगा, हाई हाई से कहाँ होगा, लो होगा। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा होता है, हमारे फेफड़े में होता है। फेफड़ा क्या करते हैं, हमारे पूरे ऑर्गन्स को क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं, है ना, मतलब ऑक्सीजन देता है। तो वही बात है, फेफड़े में ऑक्सीजन ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो और क्या है, और हमारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, तो कैसे होगा मूवमेंट, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब फेफड़ों से कहाँ होगा, ऑर्गन्स में होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये क्या है, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब तुम एकदम सिंपल से एग्जाम्पल दे सकते हो, स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर। अगर वाटर में तुम क्या करोगे, इंक को ऐसा डाल दोगे तो वो पूरी तरफ से फैल जाएगा, तो ये क्या है, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है।
ये बहुत ही एग्जाम्पल है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके। अब जो हम सेकंड पढ़ रहे थे ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होती है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, मतलब कि जो वाटर है ना उसका मेम्ब्रेन के बाहर, मेम्ब्रेन के पार, मतलब अक्रॉस अ मेम्ब्रेन बोल रहे हैं ना, डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, मतलब इसमें जो, एक सेकंड ना, इसमें जो परासरण, उसमें क्या होता है, जो वाटर का मूवमेंट है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर डिफ्यूजन होगा, मतलब ऑस्मोसिस में जो भी सब्सटेंस है, जो भी सब्सटेंस नहीं, केवल वाटर का, केवल वाटर नहीं, वाटर का जो मूवमेंट है वो कहाँ होता है, झिल्ली के पार होता है, मतलब मेम्ब्रेन के पार होगा, क्रॉस होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑस्मोसिस एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं हम, क्या आता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब मैंने बताया जो सेमी परमेबल था, हमने क्या पढ़ा था, सिलेक्टिव परमेबल पढ़ा था, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब सेमी क्या होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। अर्ध पारगम्य मतलब ये भी क्या है, आधी चीजों को बाहर जाने देगी, अंदर आने आने देगी, मतलब ये पूरी पूरी चीजों को अंदर आने नहीं देती है ना। ये क्या है, आधी चीजों को, आधी मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ही अंदर आने जाने देती है, ऐसा बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो अब उसको छोड़िए, यहाँ पर ये देखिए, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट। जो प्लांट रूट्स है ना, वो जल का अवशोषण जो जल का अवशोषण होता है वो किसका उदाहरण है, ऑस्मोसिस का ही एग्जांपल है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा किशमिश का पानी में फूल जाना। आपने किशमिश भिगोया होगा घर में, है ना, तो आप देखते हैं जो किशमिश होती है वो क्या होती है, रात भर भिगे होने से वो फूल जाती है। तो उसमें क्या हो रहा है, जो किशमिश है वो क्या करे, अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर ले रही है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये क्या था हमारा, ऑस्मोसिस था। ठीक है, हाँ, ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस के भी टू टाइप होते हैं, एंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं और एक्सो ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, एंडो में क्या होगा, ये जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, वाटर एंटर करता है सेल के अंदर। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर होता है ना, वाटर जो एंटर करेगा कहाँ, सेल के अंदर। एक्सो में क्या होता है, जो वाटर सेल के अंदर का जो वाटर क्या होता है, बाहर होता है। ठीक है, द प्रोसेस इज इन विच द वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, मतलब जो क्या बोलते हैं, सॉरी, एक्सो ऑस्मोसिस है उसमें जो सेल के अंदर का वाटर कहाँ होगा, बाहर होगा। और एंडो में क्या होता है, बाहर का पानी अंदर आ रहा है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ किशमिश वाले एग्जाम्पल में देख लिया था। क्लियर हुआ? ओके, अब जो हमारा ये था, क्या था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या है, ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन का एक मेथड है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें बात हो रही है। इसमें आपको इतना याद रखना है, इसमें एनर्जी की रिक्वायर होगी। एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है ना। एक एक्टिव होता है, एक दूसरा क्या पढ़ते हैं हम, पैसिव। पैसिव पढ़ अरे यार, पेसिव पढ़ते हैं। दूसरा क्या पढ़ते हैं, पेसिव पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर राइटिंग अच्छी नहीं बन रही मेरे पेन से। पैसिव पढ़ते हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा पेसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, लेकिन वही जो पेसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती, मतलब एटीपी की रिक्वायर्ड नहीं होती। हमारी बॉडी में एनर्जी क्या होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है। तो यही हम बोल रहे हैं, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या होती है, एटीपी के फॉर्म, मतलब एटीपी लगती है, रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, किसके लिए, टू मूव अगेंस्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और पेसिव ट्रांसपोर्ट मतलब इसमें डिफरेंस इतना ही है कि एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है उसमें एटीपी की रिक्वायर होगी, एनर्जी की रिक्वायर होगी, लेकिन जो पेसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एटीपी की रिक्वायर नहीं होती है। आपको इतना ही याद रखना है क्लास 9 इस साइंस वाले, बायोलॉजी वाले, सेल वाले चैप्टर में। क्लियर? तो हमने देख लिया था डिफ्यूजन का एग्जाम्पल। ठीक है, आपको क्लियर होगा। और जो ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है उसको हमने देख लिया था। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ, यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। हमने पढ़ा लिया जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कितने टाइप का होगा, कैसे होगा। ठीक है,
हम पढ़ते हैं जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। हम केमिस्ट्री में सॉल्यूशन के टाइप्स अलग पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारी बायोलॉजी है उसमें जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम अलग टाइप के पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं जानते हैं ना आप? सॉल्यूशन यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम? सॉल्यूशन किससे बनता था हमारा? सॉल्यूशन लिखे थे ना शॉर्टकट में। तो हमारा जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट सॉल्यूट मैंने ये केमिस्ट्री में पढ़ाया है, प्लस सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बनाते थे। ठीक है, तो ये तो रही अदर जानकारी या फिर एक्स्ट्रा जानकारी बोल सकते हैं। ठीक है, अतिरिक्त ज्ञान, सॉल्वेंट। ओके, हाँ अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं हमारा। सबसे पहला हमारा है हाइपोटोनिक। अब इसमें तुम नाम में समझना, नाम को समझना यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। हाइपो का मतलब होता है, हमेशा याद रखना, हाइपो हाइपो का मतलब होता है कम। ठीक है, और आइसो का मतलब होता है बराबर, और हाइपर का मतलब क्या होता है? अति, मतलब अधिक होता है, ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि तुम सुने होगे हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन, ये सब क्या है? ये सब वही है। हाइपो जो वर्ड है वो किसको बता रहा है? कम को बता रहा है। और जो हाइपर है वो किसको बताता है? ज्यादा को बताता है। ठीक है, और आइसो जो है वो बराबर को बताएगा। अब यहाँ पर तुम देखो, जो हमारा क्या बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो क्या है? हाइपोटोनिक टॉनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? सेल जो है वो स्वेल हो जाएगी, सेल फुल जाएगी। यहाँ पर देखो, जो हमारा हाइपोटेनिक सॉल्यूशन, इसमें जो वाटर है वो कहाँ हो रहा है? अंदर आ रहा है, सेल के अंदर आ रहा है। मतलब इसमें एक प्रकार की एंडो ऑस्मोसिस क्रिया हो रही है, ये बोल सकते हैं। जो वाटर होते हैं वो सेल के अंदर आ रहा है, इसी वजह से जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो क्या हो रहा है, उसमें जो सेल होती है वो क्या हो रही है? स्वेल हो जा रही है, स्वेलिंग हो जा रही है सेल की। ठीक है, मतलब आपको इतना याद रखना है, जो हाइपोटोनिक है उसमें सेल क्या होता है? फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? अब जो आइसोटोनिक है उसमें क्या होगा? नो चेंज, मतलब कि सेल के अंदर और बाहर पानी की जो मात्रा है वो क्या होगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जो हाइपरटोनिक है उसमें क्या होगा? सेल सिकुड़ जाएगा। यहाँ पर देखो, सेल सिकुड़ चुका है यहाँ पर, मतलब सेल के अंदर जितना पानी है वो बाहर निकल गया। तो ऑफ कोर्स तुम्हारे अंदर जितना पानी है वो निकल जाएगा, तो तुम क्या हो जाओगे? एकदम सिकुड़े से हो जाओगे ना। तो यही चीज है, सेल के अंदर अगर पानी निकल गया तो क्या हो जाएगी? सेल सिकुड़ जाएगी, एकदम मुरझा जाएगी। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, जो हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक है उसमें क्या हो रही है? सेल की जो कंडीशन है वो क्या हो रही है, उसको आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, क्योंकि ये 2-3 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन में, इसी वजह से। चाहे सीबीएसई हो, चाहे सीजी बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, ऐसा क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, आपको इतना नहीं पढ़ना, क्यों? क्योंकि ये हायर क्लास का टॉपिक है, आपको केवल बेसिक जानना है क्लास 9th में। एक्चुअली में जो सेल वाली यहाँ पर कुछ कुछ चैप्टर जो यहाँ पर इंक्लूड हुआ है वो क्या था? क्लास 10th का पार्ट था। लेकिन यहाँ पर न्यू एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है, तो आपको यहाँ पर पढ़ना है, जानने की आवश्यकता मतलब है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, तो इस वीडियो में हमने बहुत कुछ जाना है। क्या क्या जाना है? सेल के अंदर जितने भी मेजर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इसके बारे में हमने पढ़ा। और जो जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, हाइपर, हाइपो एंड आइसोटोनिक, इसके बारे में हमने जाना, बहुत अच्छे से जान लिया। आपको केवल मैंने जितना बताया आपको इतना याद रखना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यही लास्ट करते हैं, एंड करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।